नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कश्मीर घाटी की स्थिति को विस्फोटक बनाने की कोशिश आतंकी आकाओं की लगभग उनके हिसाब से कामयाब हो गई, लेकिन उनको जवाब देने की पूरी तैयारी दिल्ली से लेकर के कश्मीर तक में कर ली गई है। ये अब तक की एक सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग कई राउंड को पार करते हुए आगे बढ़ रही है और इसमें निर्णय लिया जाएगा कि टारगेट किलिंग के तहत हिंदुओं को एक बार फिर से 1990 की तरह घाटी से भगाने की जो बड़ी रणनीति, बड़ी योजना सीमा पार से मिले आदेश के बाद आतंकी नेटवर्क को चलाने वाले आतंकी आका कर रहे हैं, उसको नेस्तो नाबूद किया जाए, उसको ध्वस्त किया जाए। अब की बड़ी खबर, अब तक की यह सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर के दिल्ली में बहुत बड़ी हलचल चल रही है और एक के बाद एक बड़े हाई लेवल की मीटिंग जिसको गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं, वो बैठक कर रहे हैं और बैठक में अधिकारियों के साथ और प्राधिकारियों के साथ मंत्रणा चल रही है। घाटी में सुरक्षा को लेकर के कई दौर की बातचीत के बाद हर एक बातचीत का जो फाइंडिंग्स है उस पर चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी बातचीत में शिरकत की है। ये महत्वपूर्ण जानकारी राज चीफ बीएसएफ जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी बैठक में गृह मंत्री के साथ मौजूद रहे। कई दौर की बातचीत में इनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। राज चीफ समथ गोयल, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, बीएसएफ चीफ पंकज सिंह ने अमित शाह के साथ मंत्रणा की है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बहुत ही सघन मंत्रणा। आर्मी चीफ और सीआरपीएफ के डीजी भी बैठक में शामिल हुए हैं। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आर्मी चीफ मनोज पांडे और सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने अमित शाह के साथ लंबी वार्ता की है। तो घाटी में सुरक्षा को लेकर के, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के, माइनॉरिटीज की सुरक्षा को लेकर के, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर के जो रणनीति बदली हुई है उस पर बहुत गहन मंत्रणा की गई है। बताया यह जा रहा है कि अमित शाह ने ये जो बैठक की है उसमें उन आतंकी आकाओं को एक बड़ा संदेश देने की सख्त हिदायत है, जिसमें उन्होंने घाटी के बदले हुए माहौल को तहस नहस करने की कोशिश की गई। ये जो कोशिश उनकी तरफ से की गई है आप देख सकते हैं। कुछ और हम ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। 7 मई को श्रीनगर में डॉक्टर अलीजान रोड पर आतंकी हमले में पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई। ये 7 मई की बात है। गुलाम हसन डार की मौत। बडगाम में कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या की गई। 12 मई को राहुल भट्ट की हत्या। 13 मई पुलवामा के गडूरा गांव में निहत्थे रियाज अहमद की हत्या की गई। ये 17 मई को बारामूला में शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमला, राजौरी के सेल्समैन रंजीत सिंह की मौत, 3 अन्य घायल हुए। 24 मई को श्रीनगर में पुलिसकर्मी सैफुल्लाह कादरी की हत्या, 7 साल की बेटी घायल हुई। 25 मई को बडगाम में घर में टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या, 10 वर्षीय भतीजा हाथ में गोली लगने से घायल। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी। 31 मई को कुलगाम में हिंदू शिक्षिका रजनी बाला की स्कूल परिसर में घुसकर हत्या की गई। 2 जून को कुलगाम में बैंक में घुसकर आतंकियों ने बैंक मैनेजर विजय कुमार को मार डाला। 2 जून कुलगाम में बडगाम जिले में 2 गैर कश्मीरियों पर हमला किया गया। ये 2 जून की घटना है। हमले में एक की मौत हुई जबकि दूसरे की हालत स्थिर बताई जा रही है। ये अब तक के वो अपडेट्स हैं जो आतंकियों को तबाह करने के लिए विकास और कश्मीरियत जिस तरीके से महफूज हो रहा था, स्थापित हो रहा था पूरी दुनिया के सामने एक नज़ीर बनकर, उसे ध्वस्त करने की एक बड़ी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया गया। और क्या वो स्थिति हो सकती है जब इन बदली हुई परिस्थितियों में हाइब्रिड आतंकी एक शब्द और एक ये बहुत प्रचलित शब्द हुआ है 8 से 10 घंटे के भीतर। और ये हाइब्रिड आतंकी वो हैं क्योंकि आतंकियों की पहचान वहां के सुरक्षा बल जो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं उनकी कर ली गई है और उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसलिए
आतंकी नेटवर्क से हट करके भाड़े के कुछ स्थानीय लोगों को हायर करके और हत्याओं को अंजाम दिलाने की एक बड़ी रणनीति है। इसलिए इनको हाइब्रिड आतंकी कहा जा रहा है। मूल रूप से ये किसी संगठन से जुड़े नहीं है, इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है आपराधिक, जिसके कारण इनको खोजना मुश्किल हो सकता है और शायद यही उनकी बदली रणनीति है। और इस रणनीति के तहत अब भारतीय सुरक्षा बलों की क्या रणनीति होगी, जम्मू कश्मीर पुलिस की क्या रणनीति होगी और ओवरऑल एक सामूहिक रणनीति जो सुरक्षा बलों की होगी घाटी में विशेष करके, वो क्या हो सकती है। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र शाही, जो कि वीर चक्र प्राप्त कर्नल हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं और 80 साल की भी उम्र में वो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। घाटी की स्थिति से वो भी परेशान हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर वो बताएंगे कि वास्तव में बदली हुई रणनीति क्या होनी चाहिए और क्या होने जा रही है। बहुत बहुत स्वागत आपका शाही साहब। धन्यवाद सर, ये जो बैठक चल रही है और जो रणनीति आतंकवादियों ने अभी तक बनाई है और विशेष करके एक पखवाड़े में 15 दिनों में एक के बाद एक ताबड़तोड़ विशेष करके कश्मीरी पंडितों या गैर मुस्लिम कश्मीर पर रहने वाले, कश्मीर में रहने वाले लोगों पर आक्रमण किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं और इसके कारण से घाटी छोड़ भी रहे हैं हिंदू, तो ये रणनीति है क्या? देखिए, जब इंसर्जेंसी टॉप पर थी, फिदायन हमले हो रहे थे, बैंक लूटे जा रहे थे, कन्वॉयर्स पर फॉल्स थे, या सीआरपीएफ के कन्वॉय पर हमला हुआ, मिलिट्री कैंप पर हमले हुए, कई पुलिस स्टेशन पर हमले करके और हथियार छीन लिए गए। उस इंसर्जेंसी से आज हम निकल चुके हैं और ऑल आउट काफी कामयाब रहा। अब ये जो बदली हुई रणनीति पाकिस्तान की आईएसआई ने बनाई, इसमें वो ये यकीन हो गया कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन 1-to-1 फाइट में शायद भारतीय सेना के सामने नहीं टिक सकती। अब उन्हें एक जो हाइब्रिड टेररिस्ट जिनको आप कह रहे हैं, ये वो लड़के हैं, ये सब यूथ हैं और ये वो यूथ है जिनको पे मदरसों में मोटिवेट किया गया है, ट्रेन किया गया है और एजुकेट किया गया है। एक नफरत बही गई है इनके दिल में नाम नजाद जिहाद के तौर पर कि काफिरों खत्म करना आपका धर्म है। तो एक तो इनको वो मदरसों से मोटिवेशन मिला है, उस तरह के मदरसे और मोटिवेशंस पर काबू पाना बहुत जरूरी है पूरे देश के लिए, न सिर्फ कश्मीर के लिए। एक बात। दूसरी बात, उन लड़कों में भी जो 100% हैं, जो घर से अच्छी, जिसको तहजीब तमीज नहीं सिखाई गई, नौजवान लड़का, बिगड़ैल कहना चाहिए, वो एक लड़की को छेड़ सकता है, वो गुस्ताखी कर सकता है, वो रोड रेज में शामिल हो सकता है, मारपीट कर सकता है। कत्ल एक ऐसा जुर्म है, ये कहा जाए कि ये कश्मीर का 100% नौजवान कत्ल करने के लिए आमादा है, ऐसा नहीं है। इनको आइडेंटिफाई किया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने, इनको पहचानने के बाद इनको मोटिवेट या इंडोक्ट्रिनेट किया गया, इनको आर्म्स ट्रेनिंग दिया गया, इनको हथियार दिलाए, मुहैया कराया गया, प्रोवाइडेड, और इनको किस टारगेट पर किस दिन किस तरह अटैक करना है वो सबका प्लानिंग समझाया गया। इनको कहाँ अटैक करना है वहां तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, कम पहुंचने का बंदोबस्त, क्राइम करने के बाद वहां से फौरन बाहर निकलना और फिर ट्रांसपोर्ट और फिर किस हाइड आउट तक, छुपने की जगह तक पहुंचना। इस सब की प्लानिंग और इस सब का एग्जीक्यूशन ओवरनाइट नहीं हो सकता। और मेरा पक्का यकीन है कि जो लोकल पुलिस ग्राउंड लेवल पर है, अगर वो इस सब चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो वो उन पुलिस पोस्ट और थानों में होने के काबिल नहीं है। या वो इसमें मुब्तला है, या वो अपनी आंखें बंद रख रहे हैं, या वो इसमें शामिल हैं, या वो नकारा और निकम्मे हैं।
उस कर्नल शाही, पूरे जो अभी तक तंत्र को आपने बात पूछना बताई, जरूरी मैं है। यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। इससे जी। एक बात तो है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आतंकियों की और वहां पर काम कर रहे स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत है, और ये दशकों से चला आ रहा है। अभी ये खत्म नहीं हो पाया है यूटी बनने के बाद भी। ये जो अपने ऑपरेशन होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? इसको बहुत जल्दी और बहुत सख्ती से ओवरहॉल करने की जरूरत है। इस रजनी बाला के मर्डर के अगले दिन जब प्रेस ने कन्फ्रंट किया तो एक बड़े टॉल लीडर हैं कश्मीर के, कद में भी टॉल हैं, बातें भी ऊंची ऊंची बहुत करते आए हैं, ओहदे भी ऊंचे रह चुके हैं, 2 बार चीफ मिनिस्टर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं। जी, फारूक की बात कर रहा हूँ। उनका कहना था कि अभी तो और मरेंगे, और उसका सॉल्यूशन क्या बताते हैं कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का काम नहीं है, तो हमारा जो उपकार का गैंग है, ऑल पार्टी मीट बुलाइए, हमसे बात कीजिए। मतलब वो लाइट में आना चाहते हैं, वो फिर अपनी मौजूदगी जाहिर करना चाहते हैं, वो फिर अपने आप को प्रूव करके और एक इम्पोर्टेंट हैसियत हासिल करना चाहते हैं। तो इन सब को देखते हुए अनलेस इन इशारा देने वालों को, अबेटमेंट करने वालों को एक तरफ नहीं किया जाएगा, और तंत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में, पुलिस फोर्स में, जहां जहां वो लोग हैं, वो या तो लापरवाही बरत रहे हैं, या वो लुकेंगे भाई दूसरी तरफ देखते हैं, जो हो रहा है हो जाने दो, बाद में पकड़ेंगे मारेंगे जब प्रेशर ऊपर से आएगा। तो इस तरह के तंत्र को ओवरहॉल करने की जरूरत है। उसके लिए या तो सिचुएशन आर्म फोर्सेस आर्मी को दी जाए, और मार्शल ऑर्डर का और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का 100% प्रयोग किया जाए, या फिर ऐसा भी कुछ हालत में देखा गया है कि दूसरा एक पुलिस फोर्स बुलाकर एक्टिव किया जाए। तो ये एक बड़े सख्त स्टेप लेने की, बहुत सख्त स्टेप लेने की जरूरत है। अगर ऐसा हुआ तो घाटी में चुनाव की स्थिति बन पाएगी? चुनाव का भी एक सोसा छोड़ दिया गया है। मुझे ये बताइए, जिसके परिवार का बंदा चला गया और लगातार हर 2 दिन में या हर रोज कत्लेआम हो रहा है, उस वक्त में हमें चुनाव सोचना चाहिए, नेतागिरी सोचना चाहिए, सरकार बचाना सोचना चाहिए, या अपनी प्रजा की जान की हिफाजत सोचनी चाहिए? व्हाट इज इम्पोर्टेंट? ये प्रश्न मैं किसी भी भारतवासी से पूछता हूँ। बिल्कुल कौन सही सोचेगा चुनाव ऐसे मौके पर? पहले जान तो बचाओ यार। आपने फारूक अब्दुल्ला का जिक्र किया, उससे एक कदम आगे महबूबा मुफ्ती बोलती हैं। जी हाँ, वो हमेशा से एक कदम आगे बोलती आई है, और एक कदम आगे बोल रही हैं। यासीन मलिक से थी। सर, मैं पूरा कर दूं क्वेश्चन, और उसके बाद पाकिस्तान, जिसको अपने 2 जून की रोटी का इंतजाम करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, 200 रुपए पार हो गया वहां पर। डीजल और पेट्रोल के दाम किस तरह से वहां बढ़ रहे हैं, और आटे का दाम करने के लिए शहबाज शरीफ कह रहे हैं हम अपना कपड़ा तक बेच देंगे, और उन्होंने बहुत थोड़े से चूड़ी को कसा, और कश्मीर घाटी में हिंदुओं की किलिंग्स बढ़ गई, टारगेट किलिंग शुरू हो गई। तो ये आईएसआई इतनी जल्दी एक्टिवेट कर लेता है अपने आप को, और बिना किसी खर्च के। यही तो प्रॉक्सी वार की ताकत है, जिस ताकत पर कश्मीर को बिल्कुल परेशान किए हुए है पाकिस्तान। अब रणनीति बदलनी है। अगर रणनीति बदलनी है तो एक बात तो आपने कहा कि आर्मी को और अधिकार दे दिए जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से ओवरहॉल किया जाए, ये आप कह रहे हैं। और कुछ क्या होना चाहिए सर? देखिए, मैं बताता हूँ, इसको 3 हिस्सों पर देखना चाहिए। लोकल हमने बातचीत की कि लोकल जो पुलिस तंत्र है, ग्राउंड लेवल पुलिसमैन जो है, जो लापरवाही बरत रहे हैं या इस सब को होता देख रहे हैं और खामोश हैं, देर से रिएक्ट करते हैं, सूझबूझ और इनकी पहचान जानकारी विजिलेंस नहीं रख पा रहे हैं, उनको या तो बदली किया जाए या उनको टाइट किया जाए। ये तो बात हुई लोकल लेवल की। हेलो, क्या देख पा रहे हैं आप बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, अगर आप उनको देख पा रहे
एक वो चीज होनी चाहिए। दूसरा, स्टेट लेवल पर या यूनियन टेरिटरी के लेवल पर बहुत जरूरी है कि ये जो मशीनरी है इसका ओवरहॉलिंग किया जाए, या सिचुएशन आर्मी को दी जाए, या शायद किसी और स्टेट की पुलिस को लाकर उनको मिक्स करके एक्टिविटी ये तो था टेरिटरी लेवल पर किसको अपनी ओवरहॉलिंग की जरूरत है जी। इसके ज्यादातर हमें जब तक पाकिस्तान कंफर्टेबली है जी तब तक हम ये तंग करता रहेगा, और पाकिस्तान को ये महसूस होना चाहिए कि सब गेम में उनको भी उनको भी नुकसान नुकसान हो सकता है। जी इसके मेरे सुझाव हैं, वो जो क्रिमिनल्स वहाँ पर सलाउद्दीन और हाफिज, सईद, दाऊद, ये लोग बैठे हैं, 17 लोगों की लिस्ट हमने दी है। इंटरनेशनल लेवल पर तो लाने की बात करनी चाहिए। हमें मुद्दा उठना चाहिए। पाकिस्तान इस तरह टेरर और टेररिस्ट ने यहाँ पनाह देकर बैठा है, तो सिर्फ ग्रे लिस्ट में क्यों रखा गया है? तो ब्लैक लिस्ट में शामिल होना चाहिए, ऊपर सैंक्शन लगने चाहिए, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग बंद होने चाहिए। वो गल्फ के कंट्री एक गलत जिहाद के नाम पर गलत आवाज पर कश्मीर को खतरा है। इस तरह की आवाज उठाकर जो पाकिस्तान को माली इमदाद दे रहे हैं उस पर बंदिश करानी चाहिए, सैंक्शंस लगाने चाहिए। न सिर्फ इतना, हमें अगर जैसे हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था, बिल्कुल उसी तरह अब वक्त आ गया है खुलेआम बलूचिस्तान की मदद करनी चाहिए। हमें पख्तून्स को अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहिए, हमें अफगान्स को अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहिए। हर तरफ से हमें पाकिस्तान को घेर कर सजा देने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ सजा दें, उसके लिए हम बहुत एग्रेशन में रहे भी, थोड़ी कमी आ गई क्या, उसी का फायदा उठा लिया पाकिस्तान ने। इसके साथ ही ये भी बड़ा जरूरी है कि हम अक्रॉस दी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो हमें दहशत गर्दों की लॉन्चिंग पैड्स हैं, जब जब इत्तला मिलती है कि वहां पर दहशत गर्द इकट्ठे हुए हैं इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, उन पर फौरन स्ट्राइक करने चाहिए। ये स्ट्राइक हमारी सेना में क्षमता है, हम बॉर्डर क्रॉस करके भी कर सकते हैं, बॉर्डर को क्रॉस किए बगैर भी कर सकते हैं। बॉर्डर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसके पार जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, वो भी हमारी सरजमीन है, वो भी हमारा इलाका है। हमें अधिकार है वहां जाकर कभी भी दहशतगर्दों को और हमारे देश के शत्रुओं को, जो हमारे इनोसेंट लोगों की हत्या करते हैं, उनको मारने का
हमें पूरा अधिकार है अपनी जमीन पर, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार हो या उस पार, उन स्ट्राइक्स को अब ज्यादा बढ़ाना चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार या क्रॉस करके या बिना क्रॉस किए उनको तहस नहस किया जा सकता है। कई बार हमने ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया। तो उन स्ट्राइक्स की तक गिनती बढ़ाई जाए, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को घेरा जाए, उसको एक टेररिस्ट कंट्री का नाम दिया जाए, यूएन में हम मुद्दा उठाएं कि हमारे जो टेररिस्ट पाकिस्तान में बना लेकर छुपे हुए हैं उनको वापस लाया जाए, उन पर यहाँ पर मुकदमा चले और बिल्कुल यासीन मलिक की तरह उनको कानूनी तौर पर डील किया जाए। और ये जो मदरसे जहाँ पर ये सांप पैदा किए जा रहे हैं, जिनके दिल में इसी देश के वासियों को, इसी रियासत के वासियों को, इसी यूनियन टेरिटरी के वासियों को और बाकी देशवासियों से एक नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है, वो मोटिवेशन, वो इंडोक्ट्रिनेशन जो बच्चों को प्राइमरी लेवल से दिया जा रहा है, उस पर अब बंदिश लगाने की जरूरत है। बहुत हो गया, बहुत खून खराबा हो गया, बहुत अपीजमेंट हो गया, बहुत वो हुर्रियत वाले बात नहीं करना चाहते थे। अब के लोग बात करते हैं कि और मरेंगे। तो अब एक पानी जो है वो नाक के ऊपर जा रहा है। अब किसी भी ढिलाई की, मेरे ख्याल में जो आसान तरीके थे, जो पीसफुल तरीके थे, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। कंफर्टेबल सॉल्यूशंस और होना तो ये चाहिए कि हम सबक सिखाएं उस पाकिस्तान को जिसके एक इशारे पर पूरे कश्मीर घाटी की इतनी बड़ी जो हमारी सोच थी कि कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर में सब कुछ सामान्य हो गया। कुछ भाड़े के नवयुवकों को उन्होंने हायर किया और 10 हत्याएं, वैसे तो 18 हत्याएं 2-2.5 महीनों के दौरान उन्होंने करा डाली। और उसके बाद कश्मीर में फिर वही चर्चा कि हम पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएं, यूएन में जो आतंक को सहयोग करता है, उनको टेरर फंडिंग करता है, उस पर रोक ले। ये सारी प्रक्रिया तो हम करते रहे हैं सर। जरूरत इस बात की है, पूरी तौर पर नहीं की जा रही, ये हमें पूरे जोर पर रहना चाहिए। अभी भी कहीं ट्रैक टू बातें चल रही हैं, व्यापार फिर शुरू करने की बात की रही है। पाकिस्तान से ही वो सुझाव आया था और पाकिस्तान से ही सुझाव आया था कि आप सीज फायर कर लीजिए, क्योंकि सीज फायर वॉल्यूशन में पिछले 2 साल में उनको मार पड़नी कुछ ज्यादा शुरू हो गई थी। तो अभी सीज फायर वॉल्यूशन करके उनका नुकसान ज्यादा होने लगा था, तो उनकी तरफ से ही सुझाव आया, सीज फायर भी हम मान गए। अब वो ट्रेड की बात कर रहे हैं दुनिया को बताने के लिए कि वो शांति चाहते हैं। इन भड़कावों में, इन बातों में ना आते हुए बहुत सख्त तौर पर उनको बता देना चाहिए कि अब उनको पनिशमेंट होगी। बॉर्डर पर अगर वो हरकत करेंगे, बॉर्डर पर होगी। और ये जो दरिंदे पैदा किए जा रहे हैं कश्मीर में, हमारे मासूम बच्चों को बचपन से भड़का कर, देखिए दोनों तरफ नुकसान हमारा है। ये जो बच्चे जिनको आप हाइब्रिड टेररिस्ट कह रहे हैं, मेरी दृष्टि में ये भी भारत के बच्चे हैं। ये जख्म भी वो 1000 कट्स टू इंडिया में शामिल है। जिसको रजनी बाला को मारा वो भी बच्ची हमारी है। उसको मारने वाले जब कल ढेर किए जाएंगे वो भी हमारे देशवासी। और तो और अभी बॉर्डर बेल्ट पर जंगल में आग लगा रहे हैं। ये आग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से शुरू होती है, वेस्ट टू नॉर्थ टू साउथ हवा का सीजन है, ये हमारी तरफ आ जाती है। जो उधर जंगल जलता है वो भी मेरे देश का है, जो इधर जंगल जलता है वो भी मेरे देश का है। जो टेररिस्ट हाइब्रिड बच्चा मरता है वो भी मेरे देश का है। और वो जिसको मार के मरता है, इनोसेंट टीचर्स और बैंक मैनेजर और शॉपकीपर और डेली वेजर्स और ब्रिक लेन के मजदूर, वो सब बच्चे भी मेरे देश के हैं। तो वो तो अभी हर तरफ से गेन एंड गेन की पॉलिसी में चल रहे हैं। तो फिर एक बार इस नुकसान को पूरा करने के लिए एक बड़ा नुकसान न सह लिया जाए। एक बार 2-2 हाथ हो ही जाना चाहिए, क्योंकि बिना उसके हुए कुछ बात बनने वाली नहीं है।
देखिए, अपनी तरफ से हमें प्रोएक्टिव एक्शंस लेने चाहिए, जैसे मैंने सजेस्ट किए, और अगर वो बढ़ जाते हैं, ज्यादा बात भड़क जाती है, तो मेरे ख्याल में हमारे देश में, हमारे देश की सेनाओं में, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, सब इस कदर तैयार हैं कि हम तो दो तरफा लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की तो हस्ती क्या है, मलिया मिट किया जा सकता है, उसको नेस्तनाबूद किया जा सकता है। तो हमें अब पूरी तरह से इस मुद्दे को एक सुलझाने का समय आ गया है। सॉफ्ट ऑप्शंस जिनको कहते हैं ना, प्यार की और एमिकेबल की और नेगोशिएशन की, मेरे ख्याल में अब समाप्त हो चुके हैं। हमें सॉफ्ट ऑप्शंस पर अब समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें भारत माँ के और बच्चे इस तरफ उस तरफ दहशतगर्दी की शक्ल में या इनोसेंट वर्कर्स की शक्ल में और नहीं खोने चाहिए। अब एक समय आ गया है कि जंग और मौतें हमारी धरती पर नहीं बल्कि पार मौतें बिछनी चाहिए। बिल्कुल। और जब तक पाकिस्तान को ये एहसास नहीं हो जाएगा, तब तक ये हमें पिन प्रिक्स, इस तरह के स्मॉल कट्स जो उनकी पॉलिसी थी, लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये करते रहे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि गृह मंत्री की भारतीय सेना के चीफ से भी बात हुई है, रा प्रमुख से भी बात हुई है, बीएसएफ के डीजी, सीआरपीएफ के डीजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सबसे बातचीत हो चुकी है सर, और बातचीत कई राउंड में हो रही है। ऐसा माना जाता है कि पिछले 7-8 सालों में, जब से मोदी सरकार रही है, जब इस तरह का पाकिस्तान ने कोई बड़ा कारनामा करने की कोशिश की या किसी षड्यंत्र को अंजाम दिया, उसका जवाब दिया गया, और ये जवाब देने की तैयारी है, बारी आ चुकी है, जैसा कि आप एक सीनियर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर ये कह रहे हैं। इन बैठकों के मायने क्या है सर? मैं तो वही समझता हूँ कि मैंने ये जो लोकल यूनियन टेरिटरी लेवल पर डाउन टू ग्राउंड लेवल से लेकर और इंटरनेशनल लेवल तक, जहां UN तक बात आपसे की, मेरा ख्याल ये सब ही चीजें हैं जो कि लॉजिकली ये लोग डिस्कस कर रहे होंगे, और जो इसके परिणाम होंगे वो तो खैर मीडिया में आ जाएंगे। जो पब्लिक डोमेन में लाने वाली बातें हैं वो पता चल जाएंगी, और जो पब्लिक डोमेन में लाने वाली बातें नहीं हैं, मैं समझता हूँ वो कुछ मिलिट्री सीक्रेट्स उन्हीं लोगों के तक सीमित रखना अच्छा है। हमारे देश में कुछ लोग शत्रु की मदद करने के लिए, बात पूछना चाह रहा हूँ सर, इनिशिएटिव लेने के बाद क्या कश्मीर घाटी से जो पलायन हो रहा है, जो कश्मीरी पंडित या गैर मुस्लिम जो कश्मीर में रह के नौकरी कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, कोई भी, अगर इस तरीके से उनका एक सामूहिक पलायन होगा, तो फिर आप बैठक करते रहिए, वो तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। वहीं पर मेरे ख्याल में लोकल लीडरशिप को सामने आना चाहिए। वो नेता, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, अगर वो कश्मीर से मोहब्बत करते हैं, कश्मीर वासियों से मोहब्बत करते हैं, अपने देश की मर्यादा और भारत माँ को मोहब्बत करते हैं, उनको सामने आकर इनको आश्वासन देना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, और सबसे ज्यादा उनको सुरक्षा देनी चाहिए। इमीडिएट मैं समझता हूँ इन लोगों को कश्मीर वैली में ही कंसंट्रेट किया जाए, कुछ इलाकों में जहाँ पर उनको गार्ड करके रखा जाए। पलायन रोकने का एक जरूरी हिस्सा उनको सुरक्षा और सुरक्षा का भरोसा देना है। गाँव वो काम कर रहे हैं, गांव में सुरक्षा देना संभव नहीं है, पर उनको कंसंट्रेटेड ग्रुप टुगेदर तो रखकर सुरक्षा दी जा सकती है, ऐसा करना चाहिए। और हर तरह के पॉलिटिकल लीडर को, अगर वो सच्चा देशवासी है और सच प्यार करता है देश को और कश्मीर को या जम्मू और कश्मीर के खित्ते को, उसको मैदान में उतरना चाहिए। मैदान में उतर के उनके साथ दिन और रात काटने चाहिए, और सुरक्षा के बीच कंसंट्रेट करके उनको एकजुट होकर रखा जाना आवश्यक है। जम्मू में एक राष्ट्रवादी
फोर्स है जो सक्रिय हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका है और कुछ स्थानीय पार्टियां हैं। दो बड़ी पार्टियां, चाहे आप पीडीपी की बात कर लें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लें, उसके सर्वे सर्वा दोनों, एक तरफ महबूबा मुफ्ती, एक तरफ फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला, वो तो भाषा ही पाकिस्तान की बोलते हैं, मौका लगते ही कभी कभार वो भारत और भारत के संविधान की बात कर लेते हैं। तो ये तो दो मुहे लोग हैं। अब इनसे कैसे अपेक्षा आप करेंगे कि कश्मीरी हिंदुओं को मना पाए? ये तो कह रहे हैं धारा 370 हटा दीजिए, शहबाज शरीफ भी बोल रहे हैं कि धारा 370 माफ करिएगा, बहाल कर दीजिए, और ये तो बहाली चाहते हैं। तो बात कैसे बनेगी सर? लोकल लीडरशिप से तो बहुत कुछ नहीं होने वाला। लोकल लीडर्स जम्मू के भी हैं, लोकल लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, पूरा J&K, मैं खास तौर पर कहता हूँ जे और के, पूरा तो पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलता। मेरे जैसे देश प्रेमी भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स में भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और ग्रास रूट लेवल के नए नए इलेक्टेड ये जो मेंबरान बने हैं, इन सबको मैदान में उतरने की आवश्यकता है। ये एक ऐसे टेस्ट है उनकी लीडरशिप का, वो किस तरह आज पब्लिक का साथ देते हैं। अगर आज वो पब्लिक के साथ खड़े होंगे, कल आने वाले इलेक्शन में पब्लिक उनके साथ खड़ी होगी। ये तो बड़ा सीधा सा खेल है। आपने दी सर। अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि जो ये बातचीत चल रही है, जो ये बैठक हो रही है, सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है, पलायन रोकना है और घाटी की स्थिति को फिर से नॉर्मल करना है, अल्टीमेटली क्या वो कदम 1 से 1.5 हफ्ते के भीतर उठा लिए जाएंगे? कदम तो मैं सोचता हूँ आज से ही उठे तो बहुत अच्छा है। पहला कदम उठाने में कभी देर नहीं होनी चाहिए, और शायद कुछ कदम उठने शुरू हो गए होंगे, हो जाने चाहिए, पर इसको पूरा काबू करने में शायद 1-2 हफ्ता नहीं, कुछ ज्यादा समय लग जाए। पर अब एक आर पार का फैसला करने का समय आ गया है। अब हाफ हार्टेड लिमिटेड कदम उठाने का वक्त नहीं रहा है। अब हमें इस नाग का सर पूरी तरह से कुचलना है। अब इस जहरीले सांप को पूरी तरह तबाह करना है, और न सिर्फ इसको करना है, वो जो सपोले नए नए बनते हैं उस पर भी रोक लगाना है। और अगर देश ने आज ये फैसला नहीं लिया तो शायद देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। केरला बहुत दूर नहीं है और बंगाल, वेस्ट बंगाल बहुत दूर नहीं है, तमिलनाडु बहुत दूर नहीं है। कह दी है हमें, और इस पर अलग से हम चर्चा करेंगे सर, क्योंकि बंगाल और केरल का जो आप जिक्र कर रहे हैं उस पर हम पूरी बात आपसे करेंगे। लेकिन अभी हम जम्मू कश्मीर के बदले हालात और उस पर हाई लेवल मीटिंग्स को लेते हुए एक सुरक्षा विशेषज्ञ के नाते जो आप कह रहे हैं वो समझा जा सकता है। और 80 साल की उम्र में भी भारतीय सेना के वीर चक्र प्राप्त एक रिटायर्ड कर्नल ने जिस तरीके से आर पार की बात अब कह दी है, ये 135 करोड़ आवाम की आवाज है। क्योंकि जब तक ये दो मुहे सांप अपना खेल करते रहेंगे और षड्यंत्र को अंजाम देते रहेंगे, छोटे छोटे कट्स कश्मीर पर और भारत की सोच को, भारत की भावधारा पर लगाते रहेंगे, ऐसे ही हमको परेशान होना पड़ेगा। कभी कभी हमको मजबूर दिखते रहना होगा, हालांकि हम मजबूर है नहीं, क्योंकि ये वादा है कि कश्मीर घाटी तो हम बचाएंगे ही बचाएंगे। उस पीओके पर जिस पर नापाक कब्जा है उसे भी हम लेकर रहेंगे, क्योंकि वो हमारी धरती है। और ये अब समय आ चुका है, इसलिए अगर इस समय को पहचान करके एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आए तो बहुत देर हो चुकी होगी। शायद कर्नल वीरेंद्र शाही रिटायर्ड प्राप्त जो कुछ कहना चाह रहे हैं, ये अब पूरे देश की आवाज है जिसे सरकार को अब सुनना होगा, क्योंकि हमारी सेना में वो ताकत है कि हम दो मुहे सांपों को न सिर्फ कुचल सकें बल्कि हम उनको नेस्तनाबूद कर सकें और अपने सिरमौर जम्मू कश्मीर को एक बार फिर धरती का स्वर्ग बना सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल वीरेंद्र शाही सर। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी दृष्टि में
कश्मीर से कन्याकुमारी का स्लोगन कमजोर है। सियाचिन अक्साई चिन से लेकर हिंद महासागर तक भारत एक है। जी जी। और कश्मीर को मौका आ गया है कि एक मिसाल बनाना है, एक रोल मॉडल पैदा करना है। इसलिए मैंने जिक्र किया कि इस रोल मॉडल से ही वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और जहां कहीं भी कोई सांप या सपोला सर उठाएगा उसका सर कुचला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो ताज है कश्मीर, यहाँ से ये शुरुआत होनी थी। मैं जम्मू का रहने वाला गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उस धरती से हूँ जहाँ से भारत के लिए एक मिसाल बनेगी सांपों को कुचले जाने की। ये मुहिम यहाँ से उठाई जाए, यहाँ से झंडा उठाया जाए और ये यहाँ से उठकर हिंद महासागर तक जाए। बिल्कुल। और ये हसरत पूरी होगी आपकी, क्योंकि आपने देश के लिए अपने को कुर्बान किया है और वीर चक्र प्राप्त है सर। आपका जज्बा हम समझ सकते हैं और आपके जज्बे से देश का जज्बा जो है ऊंचा उठता है। ये 135 करोड़ लोगों की आवाज है और ये सरकार हमारी आवाज को सुनती है, क्योंकि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें आपके जज्बे को सलाम है और हम पूरा भरोसा रखते हैं आप जवान हैं और रहेंगे सर, क्योंकि देश को आप जैसे जवानों की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर हम भरोसा दिलाते हैं कि 135 करोड़ भारतीयों का ये जज्बा है कि हम दो मुहे सांपों का सर न सिर्फ कुचलेंगे बल्कि हम उनको नेस्तनाबूद करेंगे। पीओके हमारा है, उसे लेकर रहेंगे। घाटी में जो कुछ भी किया जा रहा है वो चैलेंज हमें किया जा रहा है, क्योंकि अब पीओके को लेने की बारी आ चुकी है। यही नहीं, हम पाकिस्तान के उन सभी क्षेत्रों में जहां जहां तबाही और बर्बादी हो रही है वहां पर भी हमारी नजर है और हम उन्हें एहसास कराएंगे कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसकी कितनी बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।